पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन 1951 के एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या कितनी थी? 51 थी। कितनी थी? 51 थी। इसे कुल पदक में गोल्ड पदक कितने जीते? 15 थे। रजत पदक कितने थे? 16 थे। और कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज पदक कितने थे? 20 थे। पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था? दूसरे स्थान पर रहा था। और 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल 57 पदक जीते थे, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक और 19 रजत पदक, 25 कांस्य पदक जीते थे। इन खेलों में पदक तालिका में भारत पायदान पर 5वें पायदान पर रहा था। कौन सी पायदान पर रहा था? 5वें पायदान पर रहा था। 2023 के 19वें एशियाई गेम्स के जो मूल रूप से 2022 में लिए थे, जो चीन के होंगजांग में आयोजित किया गया था, भारत इन खेलों में अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 107 पदक, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 41 कांस्य पदक जीते थे। इन ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा था? चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा आसिफ इमामबाड़ा किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। यह स्थान इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ कहाँ स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण लखनऊ के नवाब आसफ उद्दौला 1784 में बनाया था, इसलिए इसे आसफ इमामबाड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटों का आरक्षित किया गया था? कितनी सीटों? 84 सीटों का आरक्षित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार, जैसे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की सीटों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात पर आधारित है। और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट ऐसी लोकसभा में इनकी कितनी सीटें थी? 84 आरक्षित है। और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए, इसके लिए कितनी? 47। कितनी है? 47। यानी कि कुल मिलाकर दोनों एससी और एसटी को मिलाकर कितनी है? 543 सीटों में से 131 सीटों आरक्षित की गई थी। और संवैधानिक आधार पर, संवैधानिक प्रावधान, यह आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत, आर्टिकल कौन से? 330 के तहत प्रदान किया गया था। वर्तमान में यह आरक्षण परिसीमन आयोग 2008 के आदेश के अनुसार लागू है। और सबसे अधिक सीटें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक आरक्षित सीटें कितनी है? 17 है। सबसे अधिक आरक्षित सीटें कितनी है? 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउत बटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर के नजदीक स्थित है? किस शहर के नजदीक स्थित है? कोटा शहर के नजदीक स्थित है। लेकिन ये है कहाँ पर? कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राउत बटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र में के रूप में कोटा शहर सबसे नजदीकी, करीब जैसे 50 से 60 किलोमीटर है। और इसकी स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। और यह भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि तारापुर के बाद में इसको बनाया गया था। और यह नदी स्रोत और जल चंबल, किस नदी से लेता? चंबल से बनाया गया था। और राणा प्रताप सिंह सागर बांध के किनारे स्थित है। और यहाँ से इसे शीतलन के लिए भी पानी मिलाता है। और यह यह भारत का पहला ऐतिहासिक परमाणु केंद्र है, जिसमें कि कनाडाई ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर तकनीकी का उपयोग किया गया था। और वर्तमान में यह भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर 103 किताबों का संग्रह कौन सा है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? कौन सा? गीतांजलि है। गीतांजलि की नोबेल पुरस्कार मिला गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर, एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर 103 की कविताओं का प्रसिद्ध अंग्रेजी संग्रह गीतांजलि, जिसे सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स है, और प्रकाशन 1912 में लंदन के इंडियन सोसाइटी प्रकाशित द्वारा हुई थी। और नोबेल पुरस्कार इसी संग्रह के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया था। और इसकी भूमिका है, पुस्तक प्रस्तावना प्रसिद्ध यानी कि W.B. यीट्स ने लिखी थी। इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? W.B. यीट्स ने लिखी थी।
मूल बंगाली गीतांजलि 157 कविता हैं, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? टैगोर ने जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने मुख्य रूप से 103 किताबों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर गौर कौन सा प्रसिद्ध दरवाजा स्थित है? गौर में कौन सा प्रसिद्ध दरवाजा स्थित है? दाखिल दरवाजा स्थित है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, दाखिल दरवाजा। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देखिए, दाखिल दरवाजा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित है, और जो कभी पश्चिम बंगाल की राजधानी थी, पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी थी, का सबसे प्रभावशाली प्रवेश द्वार है, और इसे 1425 में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह द्वारा बनाया गया था, और इसे सलामी दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तोपों की सलामी की जाती है, तोपों की सलामी दी जाती है। और यह लाल ईंटों से बना एक उत्कृष्ट टेरिकोटा स्थापना कला का नमूना है। जैसे अन्य विकल्प के बारे में देखिए, अलाई दरवाजा, यह दिल्ली के कुतुबुद्दीन मीनार परिसीमन में स्थित है, और यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है। और रूमी दरवाजा, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसको किसने बनाया था? नवाब आसफ उद दौला के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? नवाब आसफ उद दौला द्वारा निर्मित किया गया था। जैसे बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? ये भी फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश के, और ये किसने बनाया था? अकबर जी ने बनाया था। किसने? अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेन्नई, यानी कि पहले इसको क्या बोलते हैं? मद्रास। इसको क्या बोलते हैं? मद्रास। वेद समाज स्थापना किस समाज के विचारों से प्रेरित होकर हुई थी? किसे? ब्रह्मा समाज के। किसे? ब्रह्मा समाज से हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुई थी। किसकी? वेद समाज की स्थापना 1864 में चेन्नई के मद्रास में हुई थी, और इसके स्थापनाओं में श्री धरालू नायडू द्वारा केशव चंद्र सेन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। और इसकी प्रेरणा क्या थी? जैसे यह समाज बंगाल के ब्रह्मा समाज से अत्यधिक प्रेरित था, और यह ब्रह्मा समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास का दौरा किया, जो उनके विचारों से प्रभावित होकर दक्षिण भारत के सुधारकों ने इनकी नींव रखी, और इसे दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज किसी भी कहा जाता है। 2001 से 2011 के बीच ईसाई जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 15.5%। कितने? 15.5%। 2011 की आंकड़ा के अनुसार जनगणना ईसाई की कुल कितनी है? 2.78 करोड़ थी, और जो कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 2.3% है। और यह ग्रोथ रेट 2001 से 2011 के दशक के दौरान ईसाई समुदाय की 15.5% दर्ज की गई है, और यह पिछली जनगणना यानी 1991 से 2001 की वृद्धि दर 22.6% की तुलना में काफ़ी कम की थी। जैसे हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 16.8%। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 24.6%। सिख जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 8.4%। और बौद्ध जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस वर्ष लिया था? 1931 में लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में हुआ था। जैसे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देखिए, आयोजन स्थल दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। और गांधी की भूमिका महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में इसे सम्मेलन में शामिल हुए थे। और गांधी इनविन समझौता इस सम्मेलन में जाना जाता है। जैसे 5 मार्च 1931 को गांधी इनविन समझौता का परिमाण था, और जिसके तहत कांग्रेस संविधान का अविज्ञानोदन, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और सम्मेलन में भाग लेने में सहमति हुई थी। और जहाज, यानी कि महात्मा गांधी गए थे, उसको जहाज का क्या नाम था? SS राजपूताना। क्या था? SS राजपूताना था, जो समुद्री जहाज लंदन पहुंचे थे। जहाज का क्या नाम? SS राजपूताना था। यह परिमाण सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर मतभेदों के कारण असफल रहा था, और गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे, और दौरान
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुए थे। जिससे महत्वपूर्ण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जुलाई 2024-25 के अपडेट के अनुसार वर्तमान में किस श्रेणी के सार्वजनिक उपक्रम में शामिल किया गया था? किसमें? नवरत्न कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में रक्षा के बलों इलेक्ट्रॉनिक्स जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत से पहले भारत के पास एथलीट व कुल कितने स्वर्ण पदक थे? एक। जो पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत से भारत के पास एथलेटिक्स के कुल कितने स्वर्ण पदक थे? एक स्वर्ण पदक था, जो एकमात्र नीरज चोपड़ा ने, जिसने किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने, जो भाला फेंक से संबंधित है। 2020 में, जो कि 2021 में आयोजित हुआ था, इसे पुरुषों के भाला फेंक इवेंट में जीता था। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में आयोजित ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय एथलीट थे। कौन थे? पहले भारतीय एथलीट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश के अंतिम रूप से पतन के मुख्य कारण क्या था और इसने पराजित किसने किया था? इच्छाउक ने किया था। इच्छाउक ने किया था। सातवाहन वंश के सातवाहन वंश जिसे दक्कन के मध्य और भारत पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था और जो अंत में किसी एक युद्ध से बल्कि आंतरिक कमजोरी और अन्य उदय होते हुए राजवंशों के कारण हुआ और इसका विघटन किसके? तीसरी शताब्दी में शुरुआत में सातवाहन राजवंश के कई हिस्सों में बट गया था और इच्छाउक वंश सातवाहन में सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी इच्छाउक थे और उन्होंने कृष्णा गुटूर क्षेत्र आंध्र प्रदेश में सातवाहनों को प्रतिस्थापित किया और उनके शासन का अंत किया और अन्य समकालीन शक्तियां सातवाहनों के पतन के बाद उनके साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर अन्य छोटे वंशों ने भी कब्जा किया, जैसे कि आभीर ने पश्चिम दक्कन में और पल्लवन में दक्षिण पूर्वी हिस्सों में और वाकाटक उत्तरी विदर्भ क्षेत्र में किया था। और अंतिम शासक यानी पुलावी, उसकी चतुर्थ सातवाहन वंश के अंतिम ज्ञात शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में विधेयकों को पेश करने और पारित करने के फॉर्मेशन पोसिंग की प्रक्रिया का उल्लेखन है? किसमें? 107 में। किसमें? 107 में। अनुच्छेद आर्टिकल किसमें? 107 में। जैसे एक्स्ट्रा फिट के बारे में देखिए, 107 अनुच्छेद 107 यानी आर्टिकल 107, यह अनुच्छेद मुख्य रूप से संसद में साधारण विधेयकों को पेश करने और उन्हें पारित करने की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है। यह स्पष्ट करता है कि धन विधेयकों को छोड़कर कोई भी विधेयक किसी भी संसद में पेश किया जाता है और उन्हें पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति होती है। जैसे अनुच्छेद 108 के बारे में देखिए, यह इसमें कुछ स्थितियों जैसे दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान के बारे में बताती है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई थी। और अनुच्छेद 111 में धन विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। और अनुच्छेद 112 यह वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत में
किस देश के एक बीच संयुक्त परियोजना है? किसमें है? नेपाल और भारत में संयुक्त परियोजना है। मोतिहारी अम्लेखन पाइपलाइन दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन है और इसका उद्घाटन सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जैसे केपी शर्मा ओली ने किया था। और जो दूरी और क्षमता का पाइपलाइन जो बिहार के मोतिहार से नेपाल के अमललेखगंज तक यानी कि 69 किलोमीटर लंबी इसकी क्षमता प्रति वर्ष 2 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादन को आपूर्ति करने के लिए इसकी क्षमता है। और इसका सहयोग इसे भारत और सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेटर द्वारा नेपाल के ऑयल कॉर्पोरेटर के सहयोग से क्रियान्वयन किया गया था। और यह भारत नेपाल की विकास साझेदारी के तहत एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड यानी बंदरगाह गोदीवाड़ा के साक्ष्य किस स्थान से मिले थे? कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे। एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देखिए, लोथल गुजरात के लोथल नामक ऐतिहासिक स्थल से मिले यह एक स्थान साबरमती नदी की सहायता नदी भोगवा के तट पर स्थित था, जो कि लगभग 3000 से 1500 पूर्व के बीच एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांझर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य था? झांझर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य था? हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य था। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य था झांझर, यानी हिमाचल प्रदेश का किस जिले के? चंबा जिले में प्रसिद्ध है। किस जिले में प्रसिद्ध? चंबा जिले में प्रसिद्ध है। और ये डांगी फुलियाना घेराई हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के अनुसार सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व सांसदों का लगभग कितना प्रतिशत है? 14% है। 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों के अनुसार सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। और कुल 543 सीटों में से 74 महिलाओं सांसद चुनी गई थी, जिसमें 13.6% के बराबर है। 18वीं लोकसभा में 74 महिला 2019 के 78 से कम है। और यह 13.6%। कई स्रोतों में जिसे 13.62% भी या 13.44%। भाजपा के पास सबसे अधिक 13 से 31 महिलाएं MP है, यानी कि लोकसभा में। उम्मीदवारों इस बार 797 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी कितनी रही थी? 65.79 रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी 65.78 रही थी, लगभग 65.78 रही थी। और यह पुरुष मतदाताओं के 65.55 से थोड़ी अधिक थी, जो कि चुनाव आयोग में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही स्थान नहीं दे सका? किसको? हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? साराराम में स्थित है। किसमें स्थित है? साराराम में। जैसे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देखिए, स्थापना शैली यानी कि मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और यही से अक्सर भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है, एक कृत्रिम झीलों के बीचों बीच एक
बीचों बीच ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया था, ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया था। और इसका वास्तुकार यानी कि मीर मोहम्मद अली वाग खान द्वारा तैयार किया गया था। और इसका निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल के में शुरू हुआ था, और उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी के समय ही 1545 में पूरा हुआ था। किसमें हुआ था? 1545 में हुआ था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक बारूद विस्फोट में हुई थी। किसमें हुई थी? बारूद विस्फोट में हुई थी। मैंने आज आपको काम के भी मैं ऐसे ही करवाते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए जरूर, ताकि आने वाले वीडियो में मैं अच्छे से बना सकूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।